किसी भी लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी, सभी ध्यान से बात सुनो। किसी भी लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी, किसी भी लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती तीन फैक्टर पे, थ्री फैक्टर। नंबर वन, नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट दैट इज लिक्विड। नंबर दो फैक्टर टेम्परेचर। नंबर तीन फैक्टर प्रेशर। लेट्स विल डिस्कस द फर्स्ट फैक्टर, नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। हम लोग पहला फैक्टर पढ़ेंगे कि गैस का नेचर और सॉल्वेंट। देखो इधर सपोज कर लो, कोई भी गैस जब किसी लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो वह सॉल्वेंट और गैस के नेचर पर डिपेंड करता है। उसकी सॉल्युबिलिटी सॉल्वेंट और गैस के नेचर पर डिपेंड करती है। जैसे यहाँ पे देखो, इस पार्ट में वाटर ले लिए, पानी ले लिए, इस पानी में CO2 गैस डिसॉल्व करें, इसमें हाइड्रोजन गैस डिसॉल्व करें, इसमें ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व करें, तो CO2 गैस पानी में अधिक डिसॉल्व होगी अपेक्षा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के कंपैरिजन में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में अधिक डिसॉल्व होगी। क्यों? देखो इधर इसलिए कि यही देखो वाटर, अब प्लस क्या बताओ CO2, वाटर CO2 से करेगा रिएक्शन, इट बिकम कार्बोनिक एसिड। Is due to the formation of carbonic acid, the carbon dioxide is highly dissolved in water as compared to hydrogen and oxygen. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपैरिजन में वाटर में CO2 की सॉल्युबिलिटी अधिक होगी क्योंकि CO2 वाटर से रिएक्शन कर लेती है। ऐसे ही अमोनिया अगर ले लिया जाए, जैसे H2O प्लस अमोनिया गैस ले लो, तो अमोनिया गैस को जब वाटर में डिसॉल्व करोगे तो दिस बिकम NH4OH, इट बिकम अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इससे बनती है क्या बताओ, अमोनियम हाइड्रा ऑक्साइड। अमोनिया गैस भी वाटर में डिसॉल्व होकर के NH4OH बनाती है। तो तुमसे कोई पूछ दे कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, H2O2 में वाटर में हाई डिसॉल्व कौन है, तो कहोगे अमोनिया और CO2, बिकॉज अमोनिया एंड CO2 रिएक्ट विथ वाटर, और इसमें H2 और O2 वाटर से कोई रिएक्शन नहीं करते, इसलिए बताओ इनकी सॉल्युबिलिटी कैसी होती है, कम होती है। नंबर दो फैक्टर टेम्परेचर, कि टेम्परेचर पर सॉल्युबिलिटी पर क्या इफेक्ट होता है। बच्चों, टेम्परेचर बढ़ाने से किसी गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। ये सपोज कर लो, ये पार्ट में पानी लिए हो, वाटर लिए हो, तभी जानते हो कि वाटर में ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व होती है। अब जब यहाँ से तुम वाटर को हीट करोगे, अगर वाटर को हम यहाँ से गर्म करें, इसको हीट करें, तो बबल्ड के फॉर्म में यहाँ से ऑक्सीजन गैस क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो बताओ इस लिक्विड में O2 की सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो सभी ध्यान देना, टेम्परेचर को बढ़ाने पर किसी गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है और रेगुलरली डिक्रीज करती है। इसमें अगर एक ग्राफ प्लॉट करें हम, देखो सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर में, देखो ये गैस की सॉल्युबिलिटी मोल पर लीटर में है, इधर टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में है। देखो जब टेम्परेचर कम है तो देखो इसकी मतलब सॉल्युबिलिटी कैसी है, ज्यादा है। टेम्परेचर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, घटती गई, रेगुलरली डिक्रीज करती है। तो टेम्परेचर बढ़ने पर किसी गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज करती है। देखो अभी जैसे एक क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी में है कि व्हाई द एक्वेटिक एनिमल इज नॉट कंफर्टेबल इन हॉट वाटर एज कंपेयर टू कोल्ड वाटर। गर्म पानी में जो समुद्री जीव जंतु होते हैं वो कंफर्टेबल फील नहीं करते, क्योंकि गर्म पानी में ऑक्सीजन परसेंटेज कम हो जाती है, इसलिए वो अच्छा फील नहीं करते। ठंडे पानी में ऑक्सीजन सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, इसलिए वो अच्छा फील करते हैं। तो एक्वेटिक एनिमल इज नॉट फील गुड या नॉट कंफर्टेबल इन हॉट वाटर एज कंपेयर टू कोल्ड वाटर ड्यू टू स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व इन द हॉट वाटर एज कंपेयर टू कोल्ड वाटर। ये तुम्हारा क्वेश्चन है। नंबर तीन फैक्टर और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रेशर। तो अब तुमको हम बताने चल रहे हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। हम तुमसे बात करेंगे अब कि किसी गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी पर प्रेशर का इफेक्ट। बच्चों इसे डिस्कस करते हैं हेनरी लॉ से। कौन लॉ, हेनरी लॉ। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ। इसी साल सीबीएसई बोर्ड में 2 नंबर क्वेश्चन आया था एक सेट में हेनरी लॉ पे। तो हेनरी लॉ से किसी गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी पर प्रेशर क्या इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर हम लोग पढ़ते हैं। आओ देखो, सपोज करो कि यह एक पार्ट है, इस पार्ट में कोई लिक्विड सॉल्वेंट भरा हुआ है, इसमें कोई लिक्विड सॉल्वेंट भरा हुआ है, दिस इज ए लिक्विड सॉल्वेंट। और इसके ऊपर जो है एक पिस्टन लगी हुई है। क्या लगी हुई है, पिस्टन। देखो ये पिस्टन लगी हुई है, इस पिस्टन से प्रेशर देते हैं। इधर देखो इसके ऊपर सरफेस पर एक गैस है,
इस पिस्टन से प्रेशर लगाते हैं P, ऊपर से पिस्टन को दबाओगे तो प्रेशर काम करेगा। ऊपर सरफेस पर गैस है लिक्विड है। अब देखो जैसे जैसे तुम प्रेशर को बढ़ाओगे वैसे वैसे यह गैस लिक्विड में अधिक डिजॉल्व होगी। तो हम मान लें कि यम मास, स्मॉल यम मास, ये स्मॉल यम जो है गैस का मास है, ये स्मॉल यम मास गैस डिजॉल्व लिक्विड में हो रही है और यहां से P प्रेशर लगा रहे हैं। तो ये बताओ कि जैसे जैसे प्रेशर को बढ़ाओगे वैसे वैसे इस गैस का मास इसमें क्या होगा, अधिक डिजॉल्व होगा। देन वी कैन से दैट द m प्रोपोर्शनल टू क्या बताओ P। ये हेनरी लॉ है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर यानी द अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व इन लिक्विड इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर, इस प्रेशर के प्रोपोर्शनल टू होगा। देन वी कैन से, इधर देखो यहाँ मान लो हम एक तो 100 ग्राम का बाट रख दिए तो प्रेशर इससे क्या हो रहा, बढ़ रहा है। हम यहाँ मान लें प्रेशर P1 है, इसका मास m1 डिजॉल्व हो रहा है। देन वी कैन से m1 इक्वल टू K इंटू P1। देन वी कैन से कि m1 अपान P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, K। सिमिलरली अगर हम एक बाट इस पर और रख दें, दूसरा बाट रख दें और प्रेशर बताओ इस समय क्या हो जाएगा P2, देन वी कैन से m2 प्रोपोर्शनल टू P2, या वी कैन से m2 इक्वल टू K इंटू P2, या वी कैन से m2 अपान P2 इक्वल टू क्या बताओ K। देन वी कैन से m1 अपान P1 इक्वल टू m2 अपान P2, दिस इज हेनरी लॉ। या वी कैन आल्सो से m1 अपान m2 इक्वल टू P1 अपान P2, ये हेनरी लॉ है। ये इसमें किसी गैस का मास और प्रेशर P का बताओ क्या है, रिलेशन है। प्रेशर बढ़ाने से इसका मास क्या होगा, अधिक डिजॉल्व होगा। अब इसका एक तरीका और है हेनरी लॉ को डिफाइन करने के लिए, इन द फॉर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन, कि मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में हेनरी लॉ कैसे डिफाइन करते हैं। सपोज कर लो कि यहाँ पे जो गैस है ये कई गैसों का मिक्सचर हो जाए। मान लो यहाँ पे O2 गैस भी है और H2 गैस भी है, दो आपस में नॉन रिएक्टिंग गैस है और दोनों नॉन रिएक्टिंग गैसों का मिक्सचर है। और अब इनका जो है हम मान लेते हैं मोल फ्रैक्शन इसमें घुला हुआ है, यहाँ प्रेशर बढ़ा दिए हैं तो इसका मोल प्रेशर इसमें घुला हुआ है। तो इस पे इसके पार्ट पे जो लगेगा प्रेशर, तो हेनरी का जो नेक्स्ट ये अगला लॉ है इन द फॉर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन, हम लोग कह सकते हैं कि इस पार्ट की वॉल पे लगने वाला प्रेशर इसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल टू होगा। देखो जितना इसका मोल फ्रैक्शन इसमें अधिक डिजॉल्व होगा उतना इसका प्रेशर कैसा होगा, अधिक अप्लाइड होगा। जितना मोल फ्रैक्शन गैस का कम डिजॉल्व होगा, ये कब होगा, जब कई गैसों का मिक्सचर होगा। जब सिंगल गैस होगा तो मास के फॉर्म में लोगे, और जब कई गैसों का मिक्सचर होगा तो मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में लोगे, या एक गैस पे मोल फ्रैक्शन फॉर्म में ले सकते हो। तो देन वी कैन से दैट काई प्रोपोर्शनल टू P, ये काई इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस एंड P इज द अप्लाइड प्रेशर। Then we can also say that chi is equal to K into P, here K is the constant. Then we can also say, so ध्यान देना कि P is equal to chi अपान क्या हो जाएगा K, या we can say कि P is equal to 1 अपान K into chi। अब देखो 1 अपान K is equal to मानते हैं KH, 1 अपान K is equal to KH, then P is equal to KH into chi, here KH is a Henry constant। यहाँ KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, P is equal to KH into chi, here P is the pressure, chi is the mole fraction of gas and KH is the Henry constant। और सभी ध्यान दो, ये जो KH की वैल्यू है ये हेनरी कांस्टेंट है। ये अलग अलग गैसों के लिए KH की वैल्यू अलग अलग होती है। और ध्यान देना KH इक्वल टू 1 अपान K, इसका मतलब कि जिस गैस के लिए KH की वैल्यू हाई होगी, कैसी होगी, हाई, उसकी सॉल्युबिलिटी लो होगी। हायर द वैल्यू ऑफ KH स्मॉल द सॉल्युबिलिटी। और जिस गैस के लिए KH की वैल्यू लो होगी, स्मॉल होगी, कैसी होगी, स्मॉल, उसकी बताओ सॉल्युबिलिटी कैसी होगी, हाई। तो हायर द वैल्यू ऑफ KH स्मॉल द सॉल्युबिलिटी एंड स्मॉल द वैल्यू ऑफ KH हायर द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस। सभी ध्यान देना, अगर तुमको किसी दो गैसों के लिए KH की वैल्यू दे दिया जाए और पूछ लिया जाए कि कौन सी गैस अधिक सॉल्युबल है, तो बताओगे कि जिस गैस के लिए KH की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी सॉल्युबिलिटी
कम होगी और जिस गैस के लिए KH की वैल्यू कम होगी उसकी सॉल्बिलिटी ज्यादा होगी। जैसे देखो यहाँ पे